गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ पढ़ेंगे। बेटा एक कंडक्टर ले लेते हैं। अब ये कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है आई। अब आप देखना, मैंने जो कंडक्टर लिया है इसका रेडियस कैपिटल आर लिया हुआ है और इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, यानी आपका करंट फ्लो हो रहा है। बेटा ये कंडक्टर मैंने काफी थिक लिया हुआ है, इसकी थिकनेस काफी ज्यादा ली हुई है। अब जब इसमें से करंट पास हो रहा होगा आई, तो इसके वजह से आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ये आपको निकालना है। ऑन द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा वो आपको निकालना है। और अगर आप कोई इनसाइड वाला पॉइंट लेते हो तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो आपको निकालना है। यहां तक समझ में आया बेटा? क्वेश्चन क्या है अपना? हम लोग एम्पियर लॉ का इस्तेमाल करके आउटसाइड वाले पॉइंट पर, सरफेस वाले पॉइंट पर और इनसाइड वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालने जा रहे हैं। B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वायर से करंट पास होगा तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा और उस मैग्नेटिज्म को हम निकालने जा रहे हैं बाय यूजिंग द एम्पियर लॉ। तो बेटा पहला पॉइंट आउटसाइड के लिए ले लेते हैं। अब हमारा एम्पियर लॉ क्या था? एम्पियर लॉ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एम्पियर लॉ का फॉर्मूला याद करने के लिए कहा था। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl is equal to mu naught times current enclosed by the loop। बेटा ये फॉर्मूला दिखने के लिए टफ दिखता है बट है आसान। अगर एक बार आपने इसको याद कर लिया तो इसको इस्तेमाल करना बहुत सिंपल है। B स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जो आपको निकालना है। I is the current enclosed by the loop, ampere loop। Mu naught is the permeability and dl is the small length of the loop। अब देखना बेटा, अगर मुझे आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है वहां से मैं एक एम्पियर लूप बनाऊंगा इस टाइप की। ये मैंने एम्पियर लूप बनाया। ये लूप बनाते समय क्या ध्यान में रखना है कि ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर उस लूप के अंदर आ जाना चाहिए। जैसे ये कंडक्टर है, मान लो, जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो आपने आउटसाइड वाला पॉइंट ये लिया हुआ है। सो यहां से आपने लूप बनाया तो ये लूप के अंदर वो करंट एनक्लोज्ड हो गया। सो कंडक्टर यानी करंट इज एनक्लोज्ड बाय द लूप, ये यहां पे लिखा हुआ है। समझा बेटा? अब जो इसके अंदर आएगा वही करंट हमको लेना है। मुझे बताओ वेक्टर B डॉट वेक्टर dl। B डॉट dl का मतलब क्या होता है? B dl cos थीटा। स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे दो चीजें होती है। अगर मैंने वेक्टर A डॉट वेक्टर B कहा तो फॉर्मूला होता है AB cos थीटा। यह आपको स्केलर वेक्टर में पढ़ने मिलता है। वेक्टर A डॉट वेक्टर B यानी AB cos थीटा। तो यहां पर वेक्टर B डॉट dl यानी B dl cos थीटा हो जाएगा वो। अब यहां देखो बराबर, अब ये वेक्टर B डॉट dl यानी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ B dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, बेटा करंट इंक्लोज्ड बाय द लूप। ये लूप के अंदर कितना करंट आ रहा है? तो I। सो यहां पे सिर्फ I लिखेंगे हम लोग, बिकॉज करंट इंक्लोज्ड बाय द लूप इज I। अब व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड dl। अब करंट ऐसे पास हो रहा है, सो करंट अगर ऐसे पास हो रहा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगी बाय राइट हैंड थंब रूल। थंब को राइट हैंड लो, थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट आउट करो तो आपकी कर्ल्ड फिंगर्स आपकी मैग्नेटिक लाइंस होती है।
तो बेटा ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसे ही घूमेगी आपकी, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल में घूमेगा। और आपने जो लूप लिया हुआ है वो लूप भी ऐसे ही लिया हुआ है, सो लेंथ भी ऐसे ही है, सो आपका लूप भी ऐसे ही आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही आ रहा है। सो एंगल बिटवीन बी एंड डीएल कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं ऐसे। तो थीटा इनके बीच में का एंगल क्या बनेगा, ये पैरेलल बन रहे ना, सो थीटा विल बिकम 0 डिग्री। और द cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सो cos 0 इज 1। तो इसको हटा देंगे हम लोग, यहां तक समझा। नाउ b इज ए कांस्टेंट टर्म, यानी ये हर एक पॉइंट पे अगर आप b निकालने जाओगे तो सेम आएगा, क्योंकि ये कंडक्टर है ना आपका। सो यहां से r डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लो आप, ये सभी r डिस्टेंस पर है। सो इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल कंडक्टर की वजह से इक्वल मैग्नेटिक फील्ड आएगी। सो यहां जितना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उतना यहां पे रहेगा, उतना यहां पे रहेगा। सो हर एक पॉइंट पे सेम मैग्नेटिक फील्ड आएगी। सो b एक्ट एज ए कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव के साइन के बाहर लिया जाता। तो ये कांस्टेंट को बाहर ले लिया b को, इंटीग्रेशन बचा dl का, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब बेटा dl का मतलब होता है स्मॉल लेंथ, जैसे ये लूप की स्मॉल लेंथ ले लिया मैंने ये वाला, सो ये स्मॉल लेंथ इसे कहते हो dl। अब बेटा ये स्मॉल लेंथ, ये दूसरा स्मॉल लेंथ, ये थर्ड स्मॉल लेंथ, ऐसे स्मॉल स्मॉल लेंथ को जोड़ते चले जाओगे तो आपको टोटल लेंथ मिलेगा। सो ये होता है स्मॉल लेंथ, और इंटीग्रेट करना यानी समेशन करना यानी जोड़ना, तो ये स्मॉल स्मॉल लेंथ को जोड़ोगे तो आपको टोटल लेंथ मिलेगी। सो सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होती है, सरकमफरेंस, दैट इज 2 पाई r। तो सर्कल की टोटल लेंथ यानी 2 पाई r, दैट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो यहां से b का आंसर आ जाएगा मेरा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो बेटा आउटसाइड वाले पॉइंट पर यानी एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, ये वाला स्मॉल r डिस्टेंस, सो कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, उसके वजह से आउटसाइड वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r आएगा। r यानी क्या, ये वाला पॉइंट डिस्टेंस, सो r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ऐसे आ रहा है। सो आउटसाइड में B इज इनवर्सली विथ R आ रहा है, सो B इज इनवर्सली विथ R फॉर द आउटसाइड पॉइंट। जब ये कंडक्टर के बाहर वाला पॉइंट लिया तो B इज इनवर्सली विथ R आया। सो इनवर्सली विथ R आने का मतलब ये होता है कि ऐसा ग्राफ बनेगा, ये B का R के साथ, क्योंकि R जैसे जैसे बढ़ेगा B वैसे वैसे घटेगा। सो R बढ़ते जाएगा तो B घटते जाएगा, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा आपका। ये B फॉर आउटसाइड, आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए, ठीक है बेटा। अभी हमने B कहां पर निकाल लिया, आउटसाइड पे। अब हम कहां पर निकालेंगे, सरफेस पे। बाद में हम कहां पर निकालेंगे, इनसाइड वाले पॉइंट पे। अब हम निकाल लेते बेटा सरफेस पे। सरफेस के लिए डेरिवेशन सेम आएगा, थोड़ा यहां पर हम लोग थोड़ा फास्ट में सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कंडक्टर लिया जिसमें से करंट पास हो रहा है बेटा, ये उसका एक्सिस ले लिया, ये उसका रेडियस कैपिटल R ले लिया। अब हमने स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R लिया। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R क्यों लिया, क्योंकि हमें यहां पे B निकालना है। B कहां पर निकाल रहे हैं हम लोग, सरफेस पे। सो B निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, एम्पियर लॉ का, यानी शॉर्टकट तरीका। अब यहां से करंट पास हो रहा होगा यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। अब देखो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, एम्पियर लॉ। क्या है एम्पियर लॉ, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। एम्पियर लॉ का फॉर्मूला आप याद रख लेना, इसको याद किए बिना आपका काम नहीं होगा।
इसको 20-25 बार लिख लेना अच्छे से, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि आप इसको लिखोगे नहीं, याद करोगे नहीं, तो समझने के बाद भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले को रट लेना चाहिए। तो वीडियो को पॉज करके इसको 20-25 बार वापस से आप रिवाइज कर लो, लिख लो अच्छे से। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। अब हम बी निकालने जा रहे हैं कहां पर? सरफेस पे। वापस से आप एम्पियर लूप बनाओ, या आपने एम्पियर लूप बनाया ऐसा, ठीक है। अब बी डॉट डी एल का मतलब क्या? बी डी एल कॉस थीटा। कॉस थीटा वापस से कितना हो जाएगा? 1। फिर बी क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। पिछले पार्ट में हमने जो पढ़ा वही सब हम लोग वापस से रिवाइज कर रहे हैं। बी डॉट डी एल का मतलब बी डी एल कॉस थीटा। कॉस थीटा आ जाएगा 1, बी बनेगा कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन बचेगा डीएल का, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट, क्योंकि करंट इनक्लोज यानी इससे जाने वाला करंट आई, ठीक है। अब बेटा डीएल का मतलब स्मॉल लेंथ, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, तो स्मॉल स्मॉल लेंथ को जोड़ोगे तो टोटल लेंथ मिलेगा। अब ये लूप का टोटल लेंथ कितना रहेगा? 2 पाई आर। तो आर आप कैपिटल आर ले सकते हो, सो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बेटा यहां से हमें बी निकालना है, सो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये ऐसा आ गया। सो ये बी कहां पर आ गया बेटा? सरफेस पे, समझा। अब हमने सरफेस पे जो निकाला वो कांस्टेंट वैल्यू आ रही, फिक्स वैल्यू आ रही, क्योंकि आर आपका कांस्टेंट है, करंट आपका कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है। अब मेन डेरिवेशन अभी स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने बी आउटसाइड में भी निकाल लिया, बी सरफेस पे भी निकाल लिया। अब हम बी निकालेंगे इनसाइड वाले पॉइंट पे, ठीक है। ये तो सरफेस वाला हो गया। अब हम बी निकालने जा रहे हैं इनसाइड वाले पॉइंट पे, वो आपका मेन है। अब आप अच्छे से ध्यान देना, ये देखो बेटा, ये था अपना कंडक्टर, ठीक है। इसमें से करंट पास हो रहा है आपका आई, ये उसका एक्सिस। अब आप देखो बेटा, हमें बी निकालना है, मान लो ये वाले पॉइंट पे। तो ये बी कहां पर हुआ? इनसाइड हुआ ना। सो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी इनसाइड वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। सो ये वाला डिस्टेंस ले लेते स्मॉल आर, जबकि ये डिस्टेंस ले लेते कैपिटल आर। अब इनसाइड वाला पॉइंट कहा, तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, क्योंकि ये तो रेडियस हुआ ना ये वाला ट्यूब का, और कंडक्टर का या तो ट्यूब का, और ये स्मॉल आर हुआ आपका। अब ये पूरे इससे करंट पास हो रहा है आई, ये पूरा जो करंट है वो है आई। सो आई करंट ये पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है, पूरे एरिया से। लेकिन हमारा जो लूप बनेगा वो सिर्फ इतना ही बनेगा। अभी ये कौन सा लूप है? एम्पियर लूप। हमको यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एम्पियर लॉ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका एम्पियर लॉ हुआ। अब इसमें साइक्लिक इंटीग्रल यानी क्लोज्ड लूप लेना है, और ये करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप है। यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वहां से मैं एक लूप बनाऊंगा, और वो लूप के अंदर से जो करंट जा रहा है उसको मैं करंट इनक्लोज्ड कहूंगा। यानी ये वाला मेरा करंट जो रहेगा वो करंट इनक्लोज्ड रहेगा, इनक्लोज्ड बाय द लूप। बेटा ये वाला पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि पूरे के पूरे कंडक्टर से करंट पास हो रहा है आई, यानी पाई आर स्क्वायर एरिया से पास हो रहा है करंट आई। तो ये जो लूप बनाया एम्पियर लूप, उसके अंदर से जो करंट जा रहा है उसको कह दिया करंट इनक्लोज्ड। अब पूरा करंट पास हो रहा है पूरे एरिया से, ऐसा हो गया। सो करंट इनक्लोज्ड पास हो रहा है पाई आर स्क्वायर एरिया से। ये क्या लिखा देख लो आप एक बार अच्छे से, पूरा करंट पूरे एरिया से पास हो रहा है। सो इतने एरिया से जो करंट पास हो रहा है वो करंट इनक्लोज्ड है।
सो पाई आर स्क्वायर एरिया से आई करंट पास हुआ. सो इतने एरिया से कितना करंट पास हुआ, दैट इज अ करंट इनक्लोज्ड. सो यहां से करंट इनक्लोज निकाल सकते हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके. आप ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये कर सकते हो. सो आपने करंट इनक्लोज्ड इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू आई. ये क्या बेटा हमने पूरा करंट पूरा एरिया, स्मॉल करंट स्मॉल एरिया, ऐसा ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. सो यहां से मुझे करंट इनक्लोज्ड मिल जाएगा. कैसे मिलेगा? करंट पर यूनिट एरिया इनटू दैट एरिया. ये ऐसे करंट पर यूनिट एरिया इनटू दैट एरिया. ये पाई पाई वैसे देखा जाए तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे भी आप कैंसिल कर सकते हो उसको. सो करंट इनक्लोज्ड की वैल्यू, करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप, उसकी वैल्यू आ रही आई आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर. ये ऐसा गया. बस ये वाली स्टेप आपकी मेन स्टेप है. बाद में बाकी की प्रोसीजर अपनी सेम रहेगी. देख लो, जैसे सेम प्रोसीजर कहा तो ये देखो क्या, ये हो गया आपका एम्पियर लॉ जो आपने याद किया होगा अभी. बी डॉट डीएल यानी क्या? बी डीएल कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1. बी क्या रहेगा? कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लेना. इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या रहेगा आपका? 2 पाई आर, वो 2 पाई आर लिख दिया. यहां तक समझ में आया सबको? सेम स्टेप्स हम लोग रिपीट कर रहे हैं. इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स. अब करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप, यानी ये वाले लूप के अंदर से जाने वाला करंट, वो कितना आया? आई आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर. अब इसमें से कुछ कैंसिल होगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा. सो बी इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वेयर इंटू आर. ये मिला बी फॉर इनसाइड पॉइंट. ये बी हमें मिल गया इनसाइड पॉइंट के लिए, यानी अंदर में अगर बी निकालना रहा तो ये फॉर्मूला आएगा. और बी इनसाइड जो मिला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मिला, यानी आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. यानी जैसे जैसे आर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बी की वैल्यू बढ़ते जाएगी. कब तक? सरफेस पे जाने तक. यानी अब हम लोग तीनों फॉर्मूले देखेंगे और उनका ग्राफ देखेंगे. अब आपने फाइनल रिजल्ट को याद रखना है और उसका ग्राफ बनाते आना चाहिए. अच्छे से ध्यान दो बेटा. ये अपना कंडक्टर था जिससे करंट पास हो रहा था. ये पूरे कंडक्टर से करंट आई पास हो रहा है, ठीक है ना. अब बी आउटसाइड में जो निकाला था, बी एट आउटसाइड पॉइंट, यानी ये वाला हो गया स्मॉल आर विच इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. ये कैपिटल आर है अपना, ठीक है. बी आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या बना था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. बेटा ये आउटसाइड वाला फॉर्मूला आया था, ठीक है ना. बी ऑन सरफेस, बी ऑन सरफेस, इसका फॉर्मूला कितना आया था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. ये सरफेस के लिए आया था. और बी फॉर इनसाइड पॉइंट, यानी बी इनसाइड, तो बी इनसाइड का एक फॉर्मूला आया था, वो कितना आया था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वेयर इंटू आर. बेटा ये 3 फॉर्मूलेज है, ये याद रख लेना आप लोग. बी आउटसाइड के लिए ये, बी सरफेस पे ये वाला फॉर्मूला, और बी इनसाइड के लिए ये वाला फॉर्मूला. अब हम ग्राफ बनाएंगे. ये ऐसे, ये r इक्वल टू 0, ये r इज लेस देन r, ये r इक्वल टू r, और ये r इज ग्रेटर देन r. ये कहां पर हुआ? एक्सिस पर. r इक्वल टू 0 बोले तो एक्सिस, ये वाला एक्सिस. अब ये बोले तो इनसाइड वाला पॉइंट. सो ये हो गया आपका इनसाइड. ये कहां पर हुआ? सरफेस. स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बोले तो सरफेस, और बाद में r इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, आउटसाइड. ये आउटसाइड. मैंने अलग अलग पॉइंट लिए. एक लिया एक्सिस पे r इक्वल टू 0, बाद में r बढ़ते जाएगा,
बाद में R इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा और बाद में R और बढ़ते जाएगा। सो ये अलग अलग पॉइंट्स लेंगे। एक्सिस पे B कितना आएगा, 0। 0 क्यों आएगा, क्योंकि ये इनसाइड वाला फॉर्मूला है ना। सो R इक्वल टू 0 रखोगे ना एक्सिस पे, ये एक्सिस पे जब रखोगे तो R इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो ये अगर 0 रखा तो B इनसाइड 0 आ जाएगा, इसलिए यहां से स्टार्ट होगा पॉइंट। अब B इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी B इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे R बढ़ते जाएगा B की वैल्यू बढ़ते जाएगी, तो ये वाला जैसे जैसे R बढ़ते जाएगा वैसे वैसे B की वैल्यू बढ़ती जाएगी इनसाइड में। बाद में आ गया आप सरफेस पे, सरफेस पे B की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम आ जाएगा B की वैल्यू। सरफेस पे बोले तो कौन सा, ये वाला। अब आप कहां पर चले जाओगे, आउटसाइड वाले पॉइंट पे। और आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या है कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सो आउटसाइड के लिए ऐसा बनेगा ग्राफ, B आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R बढ़ते जाएगा तो B घटते जाएगा। सो ये R बढ़ते जा रहा है तो B घटते जा रहा है आपका ऐसा, क्योंकि B नीचे की तरफ आ रहा है और R बढ़ते जा रहा है। सो आउटसाइड में इनवर्सली विथ R, इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और सरफेस पे B जो है वो कांस्टेंट, यानी वो इतना आ रहा है। समझा बेटा? इस तरीके से एम्पियर लॉ को आपको इस्तेमाल करना है। एम्पियर लॉ सिंपल है, फॉर्मूले को आप याद करना, सेम स्टेप्स आपके रिपीट होते रहते हैं बार बार, इसलिए एम्पियर लॉ को शॉर्टकट टेक्निक कहा जाता मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालने का। समझा बेटा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप लोग 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके।